लाल किताब के अनुसार कुंडली में जो फर्स्ट हाउस होता है, वो लाल किताब कहती है कि वो राज सिंहासन होता है ना, तख्त माना जाता है कुंडली का वो, कि यहाँ पर जो भी प्लेनेट बैठता है वो एक तरीके से कुंडली का राजा होता है, वो तख्त पर बैठता है। तो ये राज सिंहासन हुआ, तख्त हुआ, हमारी सेहत हुई, हम खुद हुए, और हमारा स्वभाव, ये फर्स्ट हाउस बताता है। जो भी प्लेनेट इस घर में बैठेगा, उस व्यक्ति की सोच जो है ना उसी तरीके से हो जाएगी, उसी तरीके से वो सोचेगा, उसी तरीके से वो रिएक्ट करेगा, उसी प्लेनेट के हिसाब से। अगर शुभ ग्रह यहां पर बैठेंगे तो आपकी अच्छी सेहत के साथ में आपको राज सिंहासन मिलेगा, क्योंकि इस घर में जो भी प्लेनेट बैठेगा, अगर कोई भी प्लेनेट बैठा है तो ये प्रॉमिस तो है ही हमारी कुंडली में कि हमको राज सिंहासन के एक की तरह हम अपनी लाइफ जिएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई शुभ ग्रह बैठा है तो अच्छी सेहत मिलेगी, अच्छी सेहत के साथ में राज सिंहासन हमको मिलेगा। अगर कोई पापी ग्रह बैठा है, अशुभ ग्रह बैठा है, तो सेहत को तो वो खराब कर देगा, लेकिन बुरी सेहत के साथ में भी वो एज ए राज सिंहासन ही माना जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग बीमार होते हैं लेकिन फिर भी पैसे वाले होते हैं, है ना। तो इस तरीके से होता है फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस जो लाल किताब कहती है, वो सेकंड हाउस ससुराल को भी माना जाता है। सेकंड हाउस ससुराल, हमारा पैसा, जो हम लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, हमारी पैतृक संपत्ति। लाल किताब के अनुसार सेकंड हाउस जो है वो धर्म स्थान माना जाता है, मंदिर, हमारी पूरी फैमिली, परिवार का सुख, और हमारी वाणी, ये सेकंड हाउस है। अगर शुभ ग्रह बैठेंगे, अच्छे ग्रह बैठेंगे यहाँ पर, तो है ना, तो ऐसा व्यक्ति बोलने में बड़ा मीठा होता है, बड़ा सॉफ्ट स्पोकन होता है वो। और ऐसे लोग जिनके सेकंड हाउस में शुभ ग्रह होते हैं, वो लोग पैसा रखने के आदी होते हैं, मतलब कैश पैसा रखने के आदी होते हैं वो लोग। उनको अच्छा भी लगता है जितना उनके पास में कैश रहे, कैश रखना उनको बहुत पसंद होता है। अगर सेकंड हाउस के समय, अगर मान लीजिए कोई भी प्लेनेट यहाँ पर बैठा हुआ, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन और उस समय अगर नाइन्थ हाउस में भी अगर कोई प्लेनेट बैठे हैं, तो फिर वो सेकंड हाउस के प्लेनेट बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो सेकंड हाउस के साथ में नाइन्थ हाउस में प्लैनेट बैठे होना बहुत जरूरी है। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस जो है वो कहते हैं इज्जत, मतलब आदमी किस तरीके की लाइफ में रिस्पेक्ट पाएगा, उसको कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी, उसकी मान प्रतिष्ठा, छोटे भाई बहन उसके, है ना। और वो लाइफ में जो एक तरीके से एफर्ट डालेगा, जो भी पराक्रम करेगा, कोई किसी भी काम में ले, किसी भी काम में जो मेहनत करेगा, पराक्रम, है ना, उसकी सेहत भी इस हाउस से देखी जाती है, क्योंकि बीमारी से जो लड़ने की जो क्षमता है ना, वो थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अगर शुभ ग्रह यहाँ पर बैठे होते हैं तो आदमी अपने जो है अपने जन्म स्थान के आसपास ही बहुत इज्जत पाता है। और अगर पापी ग्रह यहाँ पर बैठे होते हैं तो उसको रिस्पेक्ट, उसको अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जाकर मिलती है। अच्छे ग्रह बैठे होंगे तो उसको छोटे भाई बहनों का सुख मिलता है। जिसके यहाँ पर अच्छे ग्रह बैठे होते हैं, मान लीजिए उसके भाई बहन नहीं भी है ना, तब भी उसके परिवार के, खानदान के जो छोटे भाई बहन होते हैं, उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी बहुत इज्जत करते हैं। तो शुभ ग्रह अगर होंगे तो भाई बहनों का पूर्णतः सुख मिलेगा। और अशुभ ग्रह होंगे तो भाई बहनों को आपको सुख देना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। वो चाहे आपके साथ में गलत करें, अच्छा करें, या किसी भी तरीके से आपके सामने अगर वो पेश आए, फिर भी जो है आपको उनको सुख देना पड़ेगा, उनकी, आपको हर कंडीशन में उनका साथ देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, ना चाहते हुए भी आपको साथ देना पड़ेगा। कोई ठीक है। कहा जाता है कि पता नहीं कौन से जन्म का बदला चुकाना हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। ये घर जो है ना, लिखने का भी होता है, जो हम लोग लिखते हैं। किसी किसी के जो रिपोर्टर होता है, किसी किसी के कहते हैं नहीं, कलम में बड़ी ताकत होती है ना, तो वो थर्ड हाउस उसका बहुत ही स्ट्रांग होता है, तभी वो इस तरीके से लिख पाता है। और इस हाउस का जो असर है ना, मेनली वो 34 साल तक नजर आता है थर्ड हाउस में, क्योंकि ये बुध का घर है।
बुध यहाँ का स्वामी है। तो 34 साल तक जो है इसका असर आ जाता है थर्ड हाउस का। से असर हो जाता है तो असर असर। कहने का मतलब यह है कि जो भी रिजल्ट मिलने होते हैं इस हाउस से, वो 34 ईयर में मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। फोर्थ हाउस जो है ना, वो प्रॉपर हमारी सुख शांति होती है, घर की सुख शांति, रुपए पैसे का सुख, हमारी माँ का घर, माँ की उम्र की जितनी भी महिलाएं, जैसे माँ, नानी, दादी या सास, ठीक है, सास का घर, हमारे घर का इंटीरियर, ये भी फोर्थ हाउस है। अगर किसी के यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे होंगे, जैसे जुपिटर बैठा होगा, वीनस बैठा होगा, या और भी शुभ ग्रह बैठे होंगे, चंद्रमा बैठा होगा, तो उसका घर का इंटीरियर जो है ना, वो बिल्कुल राजाओं जैसा होता है। आपने चाहे मतलब गरीब लोग भी देखे होंगे, और किसी को वो लोग अपने घर को बहुत अच्छे से सजा के रखते हैं। तो फोर्थ हाउस में उनके बेनिफिट प्लैनेट बैठे होते हैं, इसलिए वो अपने घर के इंटीरियर का प्रॉपर ध्यान रखते हैं वो लोग। फिफ्थ हाउस से जो देखा जाता है वो हमारी बुद्धि है, विद्या। ये पिता का भी हाउस है, लाल किताब में इसको पिता, इस हाउस से पिता की भी स्थिति को देखा जाएगा। यहाँ से प्रेम संबंधों के बारे में देखा जाएगा, संतान के बारे में भी देखा जाएगा, हमारे क्या संस्कार हमको मिले हैं उसके बारे में भी। और ये सबसे बड़ी चीज है, ये हमारी सोच को रिप्रेजेंट करेगा कि ये व्यक्ति किस सोच का है, इस सोच को दिखाता है। जिसके शुभ ग्रह बैठे होते हैं वो उसकी सोच अच्छी होती है, वो बुद्धिमान होता है ना। इंसान एक तरीके से कहते नहीं कि ये बहुत अच्छा इंसान है, ये अच्छाई का पुतला है जिसको कहते हैं, ये हर किसी की मदद करता है ना। तो ये फिफ्थ हाउस में जिसके शुभ ग्रह बैठे होंगे, अशुभ ग्रह बैठे होंगे तो आदमी की बुद्धि खराब होगी, उसकी सोच खराब होगी, बार बार उसकी नौकरी छूट जाएगी, क्योंकि फिफ्थ हाउस है। यहाँ अगर किसी व्यक्ति के सूर्य अगर बैठा हो किसी की कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति की जो नौकरी होती है ना, वो टिकाऊ होती है, टिकने वाली नौकरी होती है एक जगह पे। खराब ग्रह अगर यहाँ पर बैठे होंगे तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही गलत प्रेम संबंधों में फंस जाता है, और ऐसे आदमी को चुनेगा अपने जीवन साथी के रूप में जो किसी काम का नहीं होगा, नकारा होगा, अगर खराब प्लैनेट बैठे होंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे मान लीजिए पांचवें घर में चंद्रमा बैठा हो और 10वें में केतु बैठा हो, ठीक है। केतु हो या शनि हो या सूर्य हो, कोई भी प्लैनेट हो, फिफ्थ हाउस में चंद्रमा हो और 10th हाउस में कोई भी प्लैनेट हो, तो 100% ऐसे आदमी की जो चूज करेगा ना किसी पार्टनर को, अगर वो प्रेम प्रसंग मतलब वो लव मैरिज करने जा रहा है, तो 100% वो ऐसे पार्टनर को चूज करेगा जो किसी काम का नहीं होगा, बाद में समस्या आनी ही आनी है। और अगर उसी समय 12th हाउस में अगर कोई प्लेनेट हो गया, तब तो और उस पर तड़का लग गया, तब तो और खराब हो गया, ठीक है। इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है, वो एर्थ हाउस, ये जो आठवीं जो टक्कर पड़ती है, 10th हाउस में अगर प्लेनेट बैठा होगा वो टक्कर मारेगा चंद्रमा को। तो चंद्रमा वैसे ही जो है मन चंचल वाला जो कारक होता है, तो उसको जैसे ही वो खराब होगा, तो ऑटोमेटिक आदमी जो है ना गलत प्रेम प्रसंग में जाएगा, गलत पार्टनर को चुनेगा। सर आई सी वन कुंडली, इसमें बंदे को यही था, फिफ्थ में मून था और 10th में मार्स है। सो दिस गाय वाज फिफ्थ टेकन में क्या फॉर, था? सॉरी, फिफ्थ में क्या था? फिफ्थ में मून, मून, ओके। चंद्रमा। ओके। गाय वाज टेकन फॉर राइड बाय हिज गर्लफ्रेंड। उसने उसे क्या यूज किया, हम्म। अच्छे से एक्सप्लॉइट किया, फालतू के लारे लपे, और हम्म फिर झूठे वादे। एंड हम्म। वो बेचारा मजनू बना फिर रहा है, वो शादी हो गई, बच्चे हो गए, अभी भी शी इज लाइक मजनू। हाँ बिल्कुल। और अगर इसी समय जो है उसके 12th हाउस में भी अगर कोई प्लेनेट होगा ना, तो 12th हाउस से प्लैनेट्स, 12th हाउस के प्लैनेट से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी सब गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। जजमेंट। वो भी बहुत बुरी तरीके से इफेक्टेड होगा। तो ये होता है फिफ्थ हाउस, 10th हाउस और 12th हाउस के हाउसेस का कॉम्बिनेशन। अगर तीनों में ग्रह हैं, पांचवें में, 10वें में और 12वें में, तो फिर प्रॉब्लम ही रहेगी।
ठीक रखना मेजर प्रॉब्लम। है। सिक्स हाउस ये रोग, शत्रु, कर्ज, है ना, वो रोग, रिपू, ऋण, ये जो होता है उसका। और स्थिर पानी, लाल किताब के हिसाब से स्थिर पानी, जैसे कुएं का पानी, तालाब का पानी। जब भी किसी प्लेनेट को हमको सिक्स हाउस में स्थापित करना होता है, तो हम उसको कुएं में डालते हैं या फिर तालाब में डालते हैं जिसका पानी ठहरा हुआ हो। ठीक है। ये घर दामाद का, मामा, भांजे, भतीजे, दोहता, साला, जीजा, इन सब का होता है सिक्स हाउस। अगर ये घर खराब होगा तो इन सारे रिश्तेदारों पर बैड इफेक्ट आएंगे। कुंडली आपकी खराब है, कुंडली सिक्स हाउस में आपका डिस्टर्ब है, लेकिन मामा आपका झेलेगा, भांजे को प्रॉब्लम आ सकती है, आपके साला या जीजा जो भी होंगे उनको प्रॉब्लम आ सकती है अगर सिक्स हाउस गड़बड़ है ना। और ये घर अगर मजबूत है ना आपका, तो आपके पास में सब चीजें बड़ी होंगी। आकांक्षा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। तो अगर ये सिक्स हाउस मजबूत होगा तो हमको सारी चीजें बड़ी मिलेंगी, जैसे कर्ज आपको बड़ा मिलेगा, आपको रिश्तेदारी बड़ी मिलेगी, है ना। सही है आप सर। बैंकों से अगर पैसा लेना चाहेंगे वो भी आप बड़ा भारी कर्ज लेंगे, आप मजबूत कर्ज आपको मिलेगा, है ना। तो ये जो घर है, ये अगर ये घर अगर अच्छा होगा तो नौकरी के लिए बहुत अच्छा है, नौकरी आपको अच्छी मिलेगी या मिलती रहेगी, जब भी आप चाहेंगे आपको जॉब मिल जाएगी अगर शुभ ग्रह बैठे होंगे यहाँ पर। और ये घर है पंचुअलिटी का, जितना आप नियम का पालन करेंगे, जितना आप पंचुअल रहेंगे किसी भी काम के लिए, उतना ये सिक्स हाउस आपका बहुत अच्छा काम करेगा। ये घर है कस्टमर का, आपका जो भी बिजनेस है उसके जो भी कस्टमर्स हैं, वो है ये सिक्स हाउस। अगर सिक्स हाउस अच्छा है तो आपके कस्टमर, आपके पास में कस्टमर रहेंगे, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं। ये घर है सेवा का, जितना आप लोगों की सेवा करेंगे, या पेट्स जो पालतू जानवर होते हैं, आपके जो सर्वेंट्स वगैरह हैं, उनका घर है ये। अगर ये घर खराब होता है तो व्यक्तियों को जितनी ये सेवा करेंगे लोगों की, उतना ये घर उनको बैड इफेक्ट नहीं देगा। ठीक है। जब से मैंने मेरे घर में पेट आया है, तब से मेरी सेहत बेटर हो तो दोनों चीज सही हुई है ना। चुकी है। पैसे का वैसे भी कॉम्बिनेशन 2 6 11 होता है ना। सेहत पर सेहत कौन से ग्रह होंगे अगर तो उसको आप अच्छा बोलोगे उसमें सिक्स हाउस में? सिक्स हाउस में जो भी प्लैनेट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बुध बैठा हो, सूर्य बैठा हो, जुपिटर बैठा हो, ये सारे प्लैनेट अच्छे होते हैं यहाँ पर। वीनस यहाँ नीच का हो जाता है। मार्स यहाँ पर थोड़ा सा पैसे के मामले में तो अच्छा होता है, लेकिन एक्सीडेंट और सेहत के लिए मार्स थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। पैसे के लिए अच्छा होता है मार्स, है ना। और सिक्स हाउस में सिर्फ प्लैनेट को हम नहीं देखेंगे, सिक्स हाउस को अच्छा काम करे इसके लिए हमको सेकंड हाउस भी देखना होगा। सेकंड हाउस में कौन सा प्लैनेट है ना, तो उससे भी फर्क पड़ेगा इस पे। सेवेंथ हाउस, अब जैसे सिक्स हाउस की बात कर रहे हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पर चाहे जितने अच्छे प्लैनेट बैठे हों, और अगर ट्वेल्थ हाउस में मरकरी आ गया, तब तो सिक्स हाउस गया कम से, चाहे जितने अच्छे प्लैनेट बैठे हों यहाँ पर। तो कॉम्बिनेशन से देखा जाएगा कि ये सिक्स हाउस खराब हो रहा है कि अच्छा हो रहा है। ठीक है। सेवेंथ हाउस हो गया हमारे, जो भी हम बिजनेस करते हैं, व्यापार का, रोजगार की स्थिति, है ना, हमारी गृहस्थी, हमारा स्पाउस, या व्यवसाय में पार्टनरशिप, और आपको मैरिज लाइफ में जो भी आपके सुख दुख, आपको सुख मिलेगा या परेशान रहेंगे, वो सारा सेवेंथ हाउस से देखते हैं। हमारी डेली इनकम, ये अवैध संबंधों का भी घर है, और साली को भी इसी से देखा जाता है, सेवेंथ हाउस से। आठवां घर जो होता है वो सडन प्रॉब्लम का, दुर्घटना, धोखा, अचानक होने वाली समस्याएं। ठीक है। मृत्यु का कारण भी यहीं से देखा जाता है, एट्थ हाउस से। जो भी अचानक से एक्सीडेंट वगैरह होते हैं,
बीमारी अचानक होना, या अचानक अमीर बन जाना, लॉटरी लग जाना, बाप दादाओं की संपत्ति, ये सब एर्थ हाउस की चीजें हैं। ज्योतिष विद्या, जितनी भी ऑकल्ट साइंसेज हैं, वो सब एर्थ हाउस है। नाइन्थ हाउस जो है वो हमारा भाग्य स्थान है, हमारे पूर्वज हैं। अगर यहाँ पर अशुभ ग्रह बैठेंगे तो माँ बाप को पैसे की समस्या रहेगी हमेशा। शुभ ग्रह होंगे तो माँ बाप की तरफ से आपको इतना मिल जाएगा कि जिंदगी में कभी कोई तकलीफ ही नहीं होगी, क्योंकि भाग्य हमारा अच्छा हो गया। और नाइन्थ हाउस फादर्स को शो करता है। अगर यहाँ पर खराब ग्रह होंगे तो पारिवारिक स्थिति हमारी बाप फादर की तरफ से ही सब कुछ डिस्टर्ब रहेगा, जिसकी वजह से वो कुंडली वाला भी परेशान रहेगा। ठीक है। 10वां घर हो गया कामकाज का, हमारे फादर का। बैठकर जितने भी काम करने वाले होते हैं, जो बैठकर काम किए जाते हैं, वो 10th हाउस है। कर्म स्थान, सरकार से संबंधित भी है ये, और हमारे स्टेटस को भी बताता है 10th हाउस। ठीक है। 11th हाउस जो होता है वो लाभ का होता है, किसी भी तरीके के लाभ का। बड़े भाई का होता है, बड़े भाई बहन दोनों का, हमारी इच्छाएं। और ये भी ये भी मंदिर का स्थान होता है, लेकिन ये मंदिर होता है जो पहाड़ों पे स्थित मंदिर होते हैं। पहाड़ों पर स्थित जितने भी धार्मिक स्थल हैं, वो सब मंदिर हैं, वो सब 11th हाउस से दिखते हैं। ठीक है। 12वां घर हो गया खर्चे का, मोक्ष का, और ऐसा कर्ज जो उतरे नहीं, परेशान रहे आदमी हमेशा, ये है 12वां घर। ठीक है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। ठीक है। और अपने शौक के ऊपर खर्च होने वाली चीजें, किस तरीके के आपके शौक हैं, किस किस चीजों में आप पैसा खर्चते हैं, वो सब 12वें हाउस से देखेंगे। है ना। दिखावे की लाइफ, दिखावे में जितना आप खर्च करेंगे, जितना आप दिखावे की जिंदगी जिएंगे, वो सब जो है 12th हाउस है। और हॉस्पिटल, पुलिस थाना, ये सब चीजें 12th हाउस से देखते हैं। ठीक है। अब फर्स्ट हाउस में, अगर हम फर्स्ट हाउस के बारे में बात करें, तो फर्स्ट हाउस में राशि आती है मेष राशि। ठीक है। तो इस घर का मालिक हो गया मंगल, और ये यहाँ सूर्य उच्च के होते हैं, और पक्का घर भी सूर्य का है। ठीक है। तो इन दो प्लैनेट से फर्स्ट हाउस कनेक्ट हो गया, मंगल से और सूर्य से। तो मैंने बताया कि फर्स्ट हाउस में जो भी प्लैनेट बैठेगा वो राजा होगा, वो उस कुंडली का राजा होगा। अगर राहु भी बैठेगा ना, तो वो भी एक तरीके से तख्त पर बैठ गया, अब वो राजा हो गया। 7th हाउस में जो बैठेगा, ये फर्स्ट हाउस से कनेक्शन अब मैं बताना शुरू कर रहा हूं, कैसे फर्स्ट हाउस को पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट हाउस में जो भी प्लैनेट बैठेगा वो राजा हो गया। 7th हाउस में जो भी बैठेगा ना, वो राजा का एक तरीके से मंत्री हो गया, राजा को सलाह देने का काम करेगा 7th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट। अगर 7th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठेगा, हंस क्यों पानी पिला रहेगा, अगर 7th हाउस में अगर कोई प्लैनेट नहीं होगा, तो राजा को सलाह देने वाला कोई नहीं होगा। तो राजा क्या हो जाएगा, शक्की हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या काम करूं। जीवन के हर क्षेत्र में वो कंफ्यूज रहेगा, जिसके 7th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा होगा। So फिर that वो क्या is करेगा, why. फिर वो अपनी मर्जी से चलेगा, उसको कोई सलाह देने वाला नहीं होगा। जो उसके दिमाग में आएगा उस तरीके से काम करेगा। वो काम सही भी हो सकता है, वो काम गलत भी हो सकता है ना। इसलिए फर्स्ट हाउस में जब भी कोई प्लैनेट बैठा हो, तो 7th हाउस में प्लैनेट बैठा होना बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस में प्लैनेट ज्यादा हो जाए, और सेवेंथ हाउस में प्लैनेट मान लीजिए एक ही है, तो 7th खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा, क्योंकि राजा कई हो गए और सलाह देने वाला एक है।
तो फर्स्ट हाउस में जब भी ज्यादा प्लैनेट होंगे तो सेवेंथ हाउस वाला प्लैनेट खराब हो जाएगा। आकांक्षा जी आपकी तरफ से आवाज आ रही है, आप म्यूट कर लीजिए। सॉरी सर, आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? हाँ, आपकी आपके यहाँ शायद आवाज आ रही है, आप म्यूट कर लीजिए। नहीं, मैं म्यूट ही पर थी। मैंने तो आपने आपने जब बोला ओके तब मैंने अनम्यूट किया। ओके ओके ओके। इनफैक्ट ठीक। वो आवाज जो है ना वो शुरू से आ रही है, मगर पता नहीं, आई डोंट नो सर कहाँ से नीचे आ से, रही है। नहीं नहीं सर, नीचे बच्चों के खेलने की आवाज आ रही है अपार्टमेंट में। ओके ओके ओके। म्यूट कर ले। ठीक है ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि अगर फर्स्ट हाउस में ज्यादा प्लैनेट होंगे और सेवेंथ हाउस में अगर प्लैनेट कम होंगे तो सेवेंथ हाउस खराब हो जाएगा। क्योंकि जो राजा होगा वो एक मंत्री के ऊपर हावी रहेगा, और एक मंत्री है वो राजा को सलाह कैसे देगा, क्योंकि कई राजा हो जाएंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो उनका जो दिमाग ना वो बहुत चारों दिशाओं में चलता है। वो कभी एक बात पे स्थिर होकर सोच ही नहीं पाते हैं। चारों तरफ उनका दिमाग भागेगा, जिनके फर्स्ट हाउस में बहुत सारे प्लैनेट होते हैं। आठवां जो घर होता है ना, वो राजा का देखने का नजरिया होता है, मतलब कह सकते हैं कि राजा की आंखें होती हैं, एर्थ हाउस। तो फर्स्ट हाउस का किससे किससे संबंध बन गया? फर्स्ट, सेवेंथ और एर्थ। फर्स्ट हाउस को सलाह देने का काम कर रहा है सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट। उसके बाद में जब उसको मंत्री उसका सलाह देगा तो राजा का जो देखने का जो नजरिया रहेगा वो एर्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट बताएगा। कहने का मतलब यह है कि एर्थ हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा होगा, राजा जो है उसी की ही आंखों से सबको देखेगा। अब कैसे देखेगा उसका एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए जुपिटर जो है फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, और एर्थ हाउस में मरकरी बैठा हुआ है, ठीक है। अब जुपिटर और वीनस आपस में दुश्मन है, एनिमी प्लैनेट है, और मरकरी और वीनस क्या है? फ्रेंड है। इस कंडीशन में क्या होगा, जब जुपिटर फर्स्ट हाउस में होगा, मरकरी एर्थ हाउस में बैठा होगा, तो जुपिटर का देखने का नजरिया क्या होगा? एक तरीके से जुपिटर के ऊपर मरकरी का चश्मा चढ़ जाएगा, हरे रंग का उसके ऊपर चश्मा चढ़ जाएगा। अब वो वीनस को देखेगा ना तो एज ए फ्रेंड देखेगा। जुपिटर को अब जब वीनस देखेगा तो एज अ फ्रेंड देखेगा। जुपिटर जो है, जो मैंने आपको ये बताया कि फर्स्ट हाउस में बैठे हुए प्लेनेट की आंखें होती हैं एर्थ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट। तो ठीक अब है। जब जुपिटर जो है किसी को देखेगा, किसी से संबंध बनाएगा, तो मरकरी के चश्मे से बनाएगा, एर्थ हाउस में बैठे हुए प्लेनेट के चश्मे से बनाएगा। अब जुपिटर और वीनस आपस में शत्रु प्लेनेट है, लेकिन मरकरी और वीनस आपस में फ्रेंड है। तो अब जो है जुपिटर जब एर्थ हाउस के नजरिए से उसको देखेगा तो वो एज ए फ्रेंड मानेगा वीनस को। अच्छा, बिकॉज अब सर उसके पीछे ऊपर। ना वो आवाज बहुत आ रही है। आपकी आवाज जो है वो बीच से, मतलब आधा मैं सुन पा रही हूँ, आधा जो है वो कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ मेरी रहा है। तरफ से आ रहा है क्या? मैं म्यूट करती हूँ, फिर बताइए आकांक्षा, मेरी तरफ से आ रहा है क्या? हाँ, एक बार आप भी म्यूट कर लो, मैं भी म्यूट करती हूँ। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं, अगर फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, सेवेंथ हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, तो सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट फर्स्ट हाउस वाले प्लैनेट को सजेशन देगा, उसकी हेल्प करेगा, कोई भी काम करेगा वो सोचने समझने की उसके अंदर पावर होगी, उसके अंदर क्षमता होगी। और वो जो देखने का उसका जो नजरिया होगा वो एर्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट के द्वारा होगा। अगर किसी व्यक्ति के चार्ट में फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट है, सेवेंथ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, तो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट के जो को सलाह देने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर वो किसी भी चीज को अपने हिसाब से सोचेगा, जो वो उसके जो भी वो सोच लेगा उसको वो करने की कोशिश करेगा। अगर एर्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है और फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, तो कहने का मतलब हुआ कि ऐसे व्यक्ति का दिमाग ही काम नहीं करेगा कि वो क्या काम करे, क्योंकि उसकी आंखें नहीं है, उसके समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं। उसको उसका नजरिया खत्म हो गया किसी भी काम को करने का। क्योंकि एर्थ हाउस जो होता है ना,
वो किसी भी गहराई से जो सोच बनती है ना आदमी की, किसी भी प्लानिंग को बनाने में जो आदमी सोचता है गहराई से, वो है एर्थ हाउस। जब एर्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति के अंदर उतनी सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रहेगी कि वो किसी काम को इम्प्लीमेंट कर पाए। ये कॉम्बिनेशन होता है 1 7 8 का। अगर किसी भी व्यक्ति के 1 7 और 8 में प्लैनेट अगर बैठे हुए हैं, तो वो कामकाज या हर किसी चीज के लिहाज से बहुत अच्छी कुंडली मानी जाती है। अब सपोज मान लीजिए यहां पर आपस में शत्रु प्लैनेट बैठ जाए। जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठ जाए, सेवेंथ हाउस में शनि बैठ जाए, ठीक है, और एर्थ हाउस सर में। सर कम कीजिए सर, नोट्स नहीं बन पा रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। जैसे फर्स्ट हाउस, सेवेंथ हाउस और एर्थ हाउस में अगर आपस में मित्र ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है, तो फिर उस आदमी की कुंडली बहुत अच्छी होगी। फिर वो जो भी काम करेगा उसमें वो सफलता पाएगा। उसकी काम धंधा अच्छा होगा, उसकी नौकरी अच्छी होगी, हर तरीके से वो जीवन में सफल व्यक्ति बनेगा। अगर 1 7 8 इन तीनों में मित्र ग्रह बैठे हैं, क्यों? उसको सलाह देने वाला भी मित्र है, और उसको नजरिया दिखाने वाला भी उसका मित्र ग्रह बैठा हुआ है। तो इस कॉम्बिनेशन से क्या होगा, 1 7 8 का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, तो बहुत अच्छा उसके लिए जीवन के लिए हो जाएगा। फिर वो जो भी काम करेगा उसमें वो सफलता हासिल करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 1 7 8 का कॉम्बिनेशन। अब इसी में 11वां घर भी जुड़ जाता है। 11वां घर जो होगा वो राजा के पैर होंगे। मतलब कोई भी जो वो काम करेगा, किसी भी काम का इंप्लीमेंट करेगा, जैसे मान लीजिए किसी ने उसको सलाह भी दे दी, ठीक है, उसने सुन लिया। एर्थ हाउस से उसने संबंध बना के उसने सोच भी लिया कि इस काम को मुझे कैसे करना है। लेकिन अगर 11th हाउस में अगर कोई प्लेनेट नहीं बैठा होगा, तो उसको सलाह भी मिल जाएगी, वो अच्छा सोच भी लेगा, लेकिन उसको वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा, उसको वो कर नहीं पाएगा। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, जब भी आपके पास में ऐसी कुंडली आए कि उसके फर्स्ट हाउस में, एर्थ हाउस में, दोनों में प्लेनेट हो और 11th खाली हो, तो सबसे पहले उसको प्रोडिक्शन आप ये देना कि आप किसी भी काम को सोच लेते हो, समझ लेते हो कि ये काम मुझे कैसे करना है, प्लानिंग बना लेते हो, लेकिन आप उस काम को जमीनी स्तर पे नहीं कर पाते हो। वो तुरंत कहेगा कि हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर फर्स्ट हाउस, एर्थ हाउस और 11th हाउस तीनों में अगर प्लैनेट है, तो ऐसा व्यक्ति सोच भी लेगा, प्लानिंग भी बना लेगा, और उसको बहुत ही सही से उसको कर भी लेगा। ठीक है, प्लानिंग भी बना लेगा और सही से उसको करेगा भी। अब मान लीजिए एर्थ हाउस और 11th हाउस में आपस में शत्रु ग्रह बैठ जाए, ये भी दिक्कत है। या फर्स्ट हाउस और 11th हाउस में आपस में शत्रु ग्रह बैठ जाए, तो उनका तालमेल नहीं बनेगा। इंप्लीमेंट तो वो करेगा, लेकिन वो इंप्लीमेंट जिस भी काम में करेगा वो सही से कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम बनी रहेगी। काम तो उसने स्टार्ट कर दिया, लेकिन बीच बीच में उसको समस्या रहेगी। तो फर्स्ट हाउस को देखने के लिए किसी भी कुंडली को अगर हमको हमारे पास में आ रही है और अगर हम उसके फर्स्ट हाउस का अध्ययन कर रहे हैं, तो फर्स्ट हाउस का अध्ययन करने का मतलब हो गया कि हम इस पर्टिकुलर इस व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, इस आदमी का अध्ययन कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति को देखने के लिए हमको सबसे पहले ये देखना होगा फर्स्ट हाउस में कौन है, फिर सेवेंथ हाउस में कौन है, फिर एर्थ हाउस में कौन है, फिर 11th हाउस में। तो 1 7 8 12 इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही फर्स्ट हाउस का रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, क्लियर? सेकंड हाउस, सेकंड हाउस में जो राशि आती है वो आती है वृषभ राशि। ठीक है, तो इसका मालिक ग्रह हो गया शुक्र। पक्का घर है ये जुपिटर का।
और उच्च का ग्रह होता है यहाँ पर चंद्रमा। तो इस घर में जो असर होता है वो तीनों प्लेनेट का होता है। यहां पर अगर चंद्रमा बैठा है तो वो आपकी किस्मत को जगाने वाला प्लेनेट है। किस्मत को जगाने वाला प्लेनेट का मतलब ये हुआ कि अगर आपको जिंदगी में कोई काम समझ में नहीं आ रहा है तो चंद्रमा से संबंधित आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको पैसा मिलने लगेगा अगर चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है। ठीक है। सेकंड हाउस का जो प्लेनेट होता है वो 10वें घर में बैठे हुए प्लेनेट से जागता है। अगर सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है और 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है तो सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट बेकार है, वो सोया हुआ है, वो किसी काम का नहीं है। चाहे कोई बैठा हो, चाहे चंद्रमा और जुपिटर बैठा हो गज केसरी योग बना के, कोई फायदा नहीं होगा उसका अगर 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। उसका रीजन, रीजन जो ग्रामर में हमने पढ़ा था, अगर हम सेकंड हाउस से 10th हाउस को गिनेंगे तो कौन सा नंबर आएगा? 9th आएगा। 9th आएगा ना। तो बुनियाद होगी 10th हाउस सेकंड हाउस की। अगर आपका काम धंधा अच्छा होगा तो आपके पास में पैसे आएंगे। काम धंधा ही आपकी पैसे की बुनियाद है। ठीक है। इसलिए सेकंड हाउस में अगर कोई प्लैनेट है और 10th हाउस में भी अगर कोई प्लैनेट है तो उस व्यक्ति के पास में पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है। सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठते हैं वो हमेशा बाद की एज में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मतलब एक तो आपकी पहले की एज होगी और सेकंड एज होगी, मतलब अबव 45, अबव 50, है ना। तो लास्ट की एज में सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देते हैं। सेकंड हाउस का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो 9th हाउस से बनता है। लाल किताब में लिखा हुआ है कि 9th हाउस से किस्मत के बादल उठते हैं और सेकंड हाउस से टकराते हैं। तो 9th हाउस में अगर प्लैनेट हैं, 9th हाउस में प्लैनेट होने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के 9th हाउस में प्लैनेट हैं तो उस व्यक्ति को बाप दादाओं के परिवार का खूब सपोर्ट मिलेगा। उसको उसको अच्छे संस्कार मिलेंगे, परिवार की तरफ से मदद मिलेगी। और 10th हाउस में अगर प्लैनेट है तो उस व्यक्ति के फादर में इतनी काबिलियत होगी कि उसको बच्चे को सपोर्ट रहेगा। तो 9th हाउस का सपोर्ट और 10th हाउस का सपोर्ट, और उसके बाद में सेकंड हाउस में जब कोई प्लैनेट बैठा होगा तो वहां 9th हाउस से उठे हुए बादल सेकंड हाउस से जाके टकराएंगे, तब जाके धन की वर्षा होगी। कहने का मतलब ये हुआ, अगर किसी व्यक्ति के चार्ट में 9th हाउस में भी प्लैनेट है, 10th हाउस में भी कोई प्लैनेट है और सेकंड हाउस में भी अगर कोई प्लैनेट है तो उस व्यक्ति को जीवन में पैसे की समस्या नहीं रहेगी। सर अगर 9th हाउस में नहीं है, सेकंड और 10th हाउस में है, तो फिर? तब भी, तब फिर उस आदमी को अपने परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो अपने दम पे पैसा कमाएगा। सेकेंड, नाइन्थ एंड टेंथ ये तीन कॉम्बो में बोला ना आपने? अगर उसके तो तीनों घरों में है, हाँ, सेकंड, 9th और 10th, तीनों में प्लैनेट है, तो उसको परिवार का भी सपोर्ट रहेगा और वो अपने काम से भी पैसा कमाएगा। अच्छा, लेकिन अगर 9th में नहीं रहेगा तो भी पैसा कमा लेगा पर अपने हाँ। परिवार से हाँ। नहीं सपोर्ट हाँ। पाएगा। परिवार से उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा जो परिवार से सपोर्ट उसको मिलना चाहिए। वो ये किस्मत का सपोर्ट जिसको कहते हैं ना, यहाँ से 9th हाउस से किस्मत के बादल उठते हैं ना। किस्मत के बादल उठने का 9th हाउस से मतलब ये हुआ कि 9th हाउस जो है वो हमारे पूर्वजों का घर है, हमारे बाप हम्म। दादाओं का, पिता का। ठीक है। तो यहां से उसको सपोर्ट नहीं होगा अगर यहाँ पर खराब प्लैनेट होंगे या इस घर में प्लैनेट नहीं होंगे। सर अच्छा, एक चीज और, अगर सेकेंड हाउस में जो प्लैनेट बैठे हैं और 10th हाउस में जो प्लैनेट बैठे हैं वो दोनों एंटी हैं, फिर?
तब कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बुनियाद है, वो तो सपोर्ट करेगा वो टेंथ अच्छा, हाउस। चलेगा, ओके, वो ठीक तो है, ठीक ग्रामर है, का ओके। रूल है ना कि नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो उसकी हेल्प करेगा, उसकी हम्म। बुनियाद बनेगा, है ना। ठीक है, ठीक तो है, ओके, ये जो गॉट इट। रूल मैंने बताया आपको कि नाइन्थ हाउस से किस्मत के बादल उठेंगे, सेकंड हाउस से टकराएंगे, और जो उसकी जो बारिश होगी, जो उसका इफेक्ट आएगा, वो फोर्थ हाउस में आएगा। मतलब आपको नाइन्थ हाउस से किस्मत का सपोर्ट मिलेगा, सेकंड हाउस से टकराएंगे बादल तो धन की वर्षा होगी, तो फिर जो इफेक्ट आएगा वो फोर्थ हाउस में आएगा, क्योंकि लग्जरी सुख वगैरह सब आपको फोर्थ हाउस से मिलेगा। और अगर फोर्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है उस कंडीशन में, तो इसका इफेक्ट सिक्स हाउस में चला जाएगा और ये सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि नाइन्थ हाउस में, सेकंड हाउस में, फोर्थ हाउस में प्लैनेट होना जरूरी है। फोर्थ हाउस में अगर फोर्थ हाउस में प्लैनेट नहीं हुआ तो व्यक्ति को आ, किस्मत का सपोर्ट भी मिलेगा, पैसा भी खूब कमाएगा, लेकिन वो अपने पैसे को सुख और भोग में नहीं कर पाएगा। वो सिक्स हाउस में चला जाएगा, कहीं बीमारी में खर्चा होगा, कहीं शत्रुओं के ऊपर खर्चा हो जाएगा, कहीं कोर्ट कचहरी में खर्चा हो जाएगा, इस तरीके से उसका पैसा वो बर्बाद हो जाएगा। तो जब भी कुंडली हम देखें, कोई कुंडली अगर हमारे सामने आए, तो बस यही चीज लाल किताब में प्रिडिक्शन वाली है कि कुंडली देखते ही आपकी नजरें ऐसी ऐसी जगह पे पड़ जाएं कि ये सूत्र आपको उस टाइम याद आ जाए। तो आप जैसे ये मैंने बताया, तो आप जैसे मान लीजिए किसी के नाइन्थ हाउस में प्लेनेट बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में प्लेनेट बैठा हुआ है, फोर्थ हाउस में नहीं है, तो आप उससे तुरंत आप बोल सकते हो कि आप पैसा कमाते तो हो, लेकिन आपका पैसा आपके पास रुकता नहीं है, वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाता पैसा, कहीं बीमारी खर्चा होगा, कहीं कहीं खर्चा होगा, कहीं कहीं खर्चा होगा। तो इस तरीके से हम प्रिडिक्शन करते हैं, इस तरीके से देख। ठीक है। अब सर अगर एक चीज, हम्म, सॉरी, हाँ, एक बात हम्म, मैं पूछ रही थी कि आप तीनों में हैं, सेकंड हाउस में भी है, टेंथ में भी है, नाइन्थ में है, लेकिन फोर्थ में नहीं है, हाँ, तो फिर तो मैंने फिर कुछ बताया ना नहीं कि मिलेगा, वेस्ट नहीं, हो जाएगा उसका सारा। ये मतलब नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब हम्म। ये है कि उसका पैसा वेस्ट ज्यादा होगा, बर्बाद ज्यादा होगा उसका पैसा। उसका हम्म। पैसा जो है ना वो लग्जरी पे और सुख शांति के मतलब में वो खर्च नहीं कर पाएगा। हाँ, तो वेस्ट ही हुआ एक तरीके से, उसने कमाया लेकिन। क्योंकि फोर्थ में प्लैनेट हम्म। नहीं है। और अगर सेकंड में हम्म। एक कॉम्बिनेशन और है, अगर मान लीजिए आपके सेकंड हाउस में प्लैनेट है और टेंथ में अगर नहीं है, तो ये बहुत दिक्कत पैदा करेगा। फिर तो सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट आपको प्रॉब्लम पैदा करेंगे। अगर टेंथ हम्म। में कोई प्लैनेट नहीं है तो सेकंड में प्लैनेट ना हो तो ये ज्यादा अच्छा है। होने से ये ज्यादा अच्छा है कि अगर टेंथ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है तो सेकंड हाउस में भी प्लैनेट नहीं होना चाहिए। उस हाँ, वो कंडीशन में, मेरी कुंडली में उस दोनों में पोजीशन है। में तो कुंडली अच्छी हो जाएगी। अब अगर ओके। नाइन्थ हाउस में प्लैनेट है और फोर्थ हाउस में प्लैनेट है, मान लीजिए सेकंड हाउस में प्लैनेट नहीं है, नाइन्थ हाउस में है, फोर्थ हाउस में है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसको किस्मत से ही उसका उसको इतना सब कुछ मिला होगा कि वो फोर्थ हाउस में उसके सब कुछ मिलेगा, उसको सुख शांति पैसा वैभव, क्योंकि उसको किस्मत से ही मिला हुआ है, उसको कमाने की उतनी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अगर नाइन्थ हम्म। हाउस में प्लैनेट बैठे हुए देखो और फोर्थ हाउस में प्लैनेट बैठे हुए देखो, तो उस कुंडली वाले को ये आप बोल सकते हो कि वैभव सुख है आपके पास, पैसा है आपके पास में, भले ही आपकी अर्निंग उतनी नहीं है, आप नहीं उतना कमाते हो, लेकिन पैसा आपको मिला हुआ है, आपके पूर्वजों द्वारा मिला हुआ है, या उनका बैकअप है, उन्होंने ऐसा काम किया है कि वहीं से ही आपके पास पैसा आ रहा है। अच्छा, इसमें उसका कुछ लेना देना नहीं है, इन दोनों हाउस का, बाकी जो दोनों आपने बोला नाइन, ये चारों को हम साथ में देखेंगे ना, सेकेंड, नाइन्थ, टेंथ और फोर्थ। जब भी हम सेकंड हाउस को देखेंगे तो सबसे पहले हमारी नजर जानी चाहिए टेंथ हाउस में कोई टेंथ पे। प्लेनेट बैठा है कि नहीं है। हाँ, अगर करेक्ट। टेंथ हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है तो बहुत अच्छा हम्म। है, धन के मामले में आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी। ठीक है। ठीक है। सेकंड हम हम्म। देखेंगे नाइन्थ हाउस को, उसके बाद अब हम्म। नाइन्थ हाउस में अगर कोई प्लेनेट नहीं है तो आप किसी से भी बोल सकते हो कि भैया आप जो कुछ पैसा हो अपने दम पे हो,
आपको कहीं से हम्म। कोई मदद मिली नहीं है और ना ही मदद मिलेगी जिंदगी में कभी, आप इस तरीके से बोल हाँ, सकते हो। अब मान ठीक है। लीजिए नाइन्थ हाउस में भी प्लैनेट है, 2, 10, 9 तीनों घर में प्लैनेट है, तो फिर उस हम्म। व्यक्ति को आप कहेंगे कि आपके काम काम में, आपके परिवार का, आपके पूर्वजों की बहुत ही मदद होगी, उन्हीं के ही कारण जो है आप इस मुकाम पे पहुंचे हो। हम्म। ठीक है। ठीक है। और मान लीजिए फोर्थ हाउस में नहीं है प्लैनेट, तो फिर हम ये कहेंगे उससे कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास पूर्वजों का भी सपोर्ट है, आप पैसा कमाते भी हो, लेकिन सुख सुविधा में आप पैसा नहीं खर्च कर पाते हो। आपका पैसा मैक्सिमम बर्बाद चला जाता है, वो किसी भी रूप में बर्बाद हो, चाहे वो बीमारी में बर्बाद हो, चाहे वो शत्रुओं के ऊपर बर्बाद हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी में बर्बाद हो। ओके, ठीक है। करेक्ट, समझ गई। हम्म, ठीक है। और सेकंड हाउस को, हाँ सेकंड हाउस में एक चीज और है। सेकंड हाउस में अगर जैसे जुपिटर है, ठीक है, और एर्थ हाउस में अगर कोई नहीं है, तो भी जुपिटर का बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। वीनस अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और एर्थ हाउस खाली है, तो फिर वीनस से संबंधित प्रॉब्लम आएगी। अगर वो लेडी के चार्ट में है तो उसको बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम आएगी, और अगर किसी मेल के चार्ट में है तो उसकी पत्नी को ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो सेकंड हाउस और एर्थ हाउस का भी कॉम्बिनेशन होता है। ये सिर्फ वीनस के ऊपर लागू है। सेकंड हाउस में अगर वीनस है और एर्थ हाउस खाली है, तो फिर चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आएगी। अगर फीमेल के चार्ट में है तो उसको खुद आएगी, और अगर मेल के चार्ट में है तो उसकी वाइफ को आएगी। तो ऐसी कंडीशन में एर्थ हाउस को आबाद किया जाता है। एर्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स में हमने एक बताना चीज हम भूल गए थे। एर्थ हाउस शमशान घाट को मतलब रिप्रेजेंट करता है। जब भी जो है हमको कोई चीज एर्थ हाउस में स्थापित करनी होती है, जैसे इस कंडीशन में हमको स्थापित करनी होगी, जैसे सेकंड हाउस में वीनस बैठा हुआ है और एर्थ हाउस खाली है, तब हमको शमशान घाट में 8 पीपल के पेड़ लगाने होते हैं, या शमशान घाट में हमको लगातार जो सिक्के होते हैं तांबे के, जो सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लगातार हमको 43 डेज तक फेंकने होते हैं। या शमशान घाट में नल की भी व्यवस्था करवा सकते हैं, मतलब चंद्रमा को स्थापित करवा सकते हैं। क्योंकि एर्थ हाउस में तीन तीन प्लैनेट को ही अच्छा माना जाता है, सूर्य को, चंद्रमा को, और जुपिटर को। तो सेकेंड हाउस को पढ़ने के लिए हमको टेंथ हाउस को देखना जरूरी है। टेंथ हाउस में अगर प्लैनेट होगा तो सब सही है, आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। ठीक है। थर्ड हाउस, यहाँ पर राशि है मिथुन। पक्का घर है ये मंगल का। ठीक है। और मालिक है यहाँ के मरकरी, बुध। यहाँ पर केतु नीच के होते हैं और राहु उच्च के माने जाते हैं थर्ड हाउस में। और यहाँ पर किस्मत का जो ग्रह है वो है बुध। ठीक है। थर्ड हाउस के जो रूल होते हैं, वो ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट थर्ड हाउस के प्लैनेट की हमेशा मदद करता है। अगर थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, उसके साथ में अगर ट्वेल्थ हाउस में भी अगर प्लैनेट कोई बैठा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन बन जाती है, क्योंकि दोनों प्लैनेट एक दूसरे की मदद पे होते हैं। फिर ये खराब रिजल्ट नहीं देंगे, चाहे वो शत्रु ग्रह हो, चाहे वो मित्र ग्रह हो। थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रहों की मदद करेगा ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट, और ट्वेल्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की मदद करेगा थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट, बशर्ते थर्ड हाउस में प्लैनेट अकेला होना चाहिए, सिंगल। ठीक है। लाल किताब में थर्ड हाउस को वेल्थ का और हेल्थ का एग्जिट डोर माना जाता है, और 11th को जो है ना वो एंट्री डोर माना जाता है। मतलब 11th हाउस से वेल्थ आती है, हेल्थ और वेल्थ दोनों,
और थर्ड हाउस से एग्जिट हो जाती है। थर्ड हाउस अगर किसी भी रूप में खराब हो रहा है ना, तो 11th हाउस खराब हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि थर्ड हाउस से जो दृष्टि जाएगी 11th हाउस पे, थर्ड हाउस अगर किसी भी तरीके से खराब होगा, यहाँ पे नीच का प्लेनेट आएगा, या इस तरह की कोई कॉम्बिनेशन वाले प्लेनेट बैठ जाएंगे जो आपस में शत्रु हो, उस वजह से अगर थर्ड हाउस अगर खराब हो रहा होगा, या 12th हाउस की मदद नहीं आ रही होगी थर्ड हाउस पर, तो 11th हाउस में बैठा हुआ जो प्लैनेट है या 11th हाउस है, वो सक्की हो जाएगा। मतलब वो शुरुआत के वर्षों में जो बच्चों वाली जो एज होती है, उस एज में। क्योंकि सर हम्म थर्ड हाउस में जैसे कोई प्लेनेट है लेकिन 11th हाउस में भी कोई नहीं है और 12th हाउस में भी कोई नहीं है, तो हम्म फिर यानी कि तब उसका क्या तो थर्ड हाउस, मतलब? जो थर्ड हाउस का जो अच्छे रिजल्ट हैं, वो आदमी को नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि वो हम्म। पॉजिटिव वे में पराक्रम नहीं कर पाएगा। जो भी वो एफर्ट डालेगा, जो भी वो मेहनत करेगा, वो सब बेकार जाएगी। बेमतलब में उसके हम्म। खर्चे होंगे, है ना। लेकिन हम्म। अगर 11th हाउस में भी प्लेनेट है और 12th हाउस में भी प्लेनेट है, तो थर्ड हाउस के प्लेनेट को मदद मिल रही है। कैसे? 12th हाउस वाला प्लेनेट थर्ड हाउस वाले प्लेनेट की मदद कर रहा है, और करता है, हाँ। थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट 11th हाउस को देख रहा है। तो ये तीनों हाउस अच्छे हो गए। ठीक है। जब भी कुंडली में हमारी थर्ड हाउस को हम चेक, इसको रिपीट। थर्ड हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठा है और 12th हाउस में अगर कोई प्लेनेट नहीं है, तो उस थर्ड में बैठे हुए प्लेनेट को मदद नहीं मिलेगी। ठीक है। एक काम करो, आप कुंडली जरूर खाली बना के रखना। जब भी ये मैं बात कर रहा हूं ना, तो वो हाउस पे नजर पड़ेगी ना, तो क्लियर रहेगा। कुंडली अगर आप बना के चलोगे, तो एक ब्लैंक कुंडली आप बना लो, तो वो समझने में आपको आसानी रहेगी, है ना। तो एक मिनट। तो आवाज क्या पीछे बोल रहे हो से आप? क्या? जो डिस्टेंस है वो नहीं आ रही ना, आकांक्षा? नहीं, हाँ, नहीं, अब नहीं आ रही है। हाँ, ठीक है। हाँ 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 हाँ, अभी। हम्म मैं ये बता रहा था आपको। अब देखो, थर्ड हाउस, अगर 12th हाउस में कोई नहीं बैठा होगा, तो थर्ड हाउस क्यों खराब हो जाएगा? मान लीजिए फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, कुंडली बना ली ना आपने, फर्स्ट हाउस में मान लीजिए कोई प्लेनेट बैठा हुआ है और थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, तो ग्रामर के रूल से मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट थर्ड हाउस वाले प्लेनेट को आपस में अचानक चोट पहुंचाते हैं। ग्रामर में बताया था ना। लेकिन अगर इसी समय 12th हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठा होगा, तो भले ही फर्स्ट हाउस वाला ये आपस में इसको चोट पहुंचाने का काम करें, लेकिन ये 12th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लेनेट की मदद करेगा। तो फिर इतने बुरे रिजल्ट नहीं आएंगे। और जब 12th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट की, ये थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लेनेट की वो मदद उसको जब मिलेगी, तो थर्ड हाउस से दृष्टि जाएगी 11th हाउस पे, तो 11th हाउस भी ठीक काम करेगा। ठीक है। एक चीज और है, थर्ड हाउस में जब भी कोई खराब प्लेनेट बैठता है ना, या नीच का ग्रह बैठता है, तो वो उस हाउस को खराब नहीं करता है, वो अगले हाउस को खराब करता है। वो अपने इफेक्ट जो होता है ना, वो बाहर फेंकता है थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट। जैसे थर्ड हाउस में मान लीजिए केतु बैठा है, केतु नीच का हो गया। अब थर्ड हाउस में थर्ड हाउस को केतु खराब नहीं करेगा, ये खराब करेगा फोर्थ हाउस, अगले हाउस के ऊपर अपने इफेक्ट डाल देगा। तो आपकी सुख शांति खराब हो जाएगी, आपको घर में मन नहीं लगेगा, आपको घर से दूर जाना ही जाना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है घर से दूर जाना।
आपको केतु घर में रहने ही नहीं देगा अगर थर्ड हाउस में आपके केतु है। और ये ज्यादा अच्छा होगा अगर थर्ड हाउस में आपके केतु है, तो आप घर से दूर चले जाएं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ठीक। तो थर्ड हाउस का कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? थर्ड हाउस हाँ, का जब भी हम किसी प्लेनेट का, ये क्या हुआ? कुछ बोला आपने? सॉरी, मैं बस ये जैसे आपने कहा ना थर्ड हाउस में खराब प्लान। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ, कह रही हूँ जैसे आपका फोर्थ हाउस को खराब करेगा, तो ये हर हाउस में होगा क्या? जैसे सिक्स हाउस में कोई खराब होगा तो वो सेवेंथ को खराब करेगा, नहीं नहीं नहीं, और सिर्फ जैसे सिर्फ कोई सेवेंथ में है तो एट्थ को नहीं, सिर्फ सिर्फ थर्ड। सिर्फ थर्ड सिर्फ हाउस की बात थर्ड। कर रहा हूँ मैं, सिर्फ थर्ड हाउस की बात कर रहा हूँ। थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट जब भी थर्ड हाउस को खराब करेगा, तो ये अपने जो बैड इफेक्ट है ना वो नेक्स्ट हाउस पे डालेगा। ठीक है। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस में जो राशि आती है वो कर्क आती है। ठीक है। इसका जो मालिक ग्रह है वो है चंद्रमा, फोर्थ हाउस का। और कारक ग्रह भी चंद्रमा है, मालिक भी चंद्रमा है। ठीक है। पक्का घर भी चंद्रमा का है। यहां पर मंगल नीच का हो जाता है और उच्च गुरु जो है वो उच्च के हो जाते हैं। ठीक है। फोर्थ हाउस का जो भी प्लैनेट है ना, वो रात को जागा हुआ माना जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे फोर्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट से संबंधित अगर आप कोई भी काम करो, तो अगर आप रात में काम करोगे, जैसे किसी के चार्ट में अगर जुपिटर बैठा है ना फोर्थ हाउस में, और वो पढ़ाने का काम करता है, ज्ञान देने का काम करता है, तो वो जितना वो रात में काम करेगा, जितनी वो रात में पढ़ाई करेगा, रात में किसी को पढ़ाएगा, वो उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा। किसी के कुंडली में सैटर्न अगर बैठा है, तो वो जितने भी कारखाने फैक्ट्री वगैरह चलाएगा वो रात में अपनी फैक्ट्री चलाए, ना कि दिन में चलाए। तो फोर्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट से संबंधित अगर आप काम कर रहे हो, तो आपको वो रात में ज्यादा सूट करेगा। ठीक है। फोर्थ हाउस में जो भी प्लैनेट होता है ना, उसकी तासीर जो है वो चंद्रमा जैसी हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका फोर्थ हाउस से संबंधित जो भी इफेक्ट आएगा, फोर्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट से संबंधित किसी भी तरीके के जो भी सिम्टम्स आएंगे, जो भी इफेक्ट आएगा, वो वहां का आएगा जहां पर शनि बैठा होगा। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए आपके फोर्थ हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। ठीक है। फोर्थ हाउस में जुपिटर बैठा है और 11th हाउस में आपके सैटर्न बैठा है। ठीक है। तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड जो भी आप काम करोगे, जैसे मान लीजिए आप पढ़ा रहे हो या जुपिटर से संबंधित आप काम कर रहे हो, तो उसका असर वहां जाएगा जहां सैटर्न बैठा है। सैटर्न आपके 11th हाउस में बैठा है, आपको लाभ मिलेगा। आप अगर मकान वगैरह बनवाने का काम करते हो, तो जो है आपको लाभ मिलेगा। अगर सैटर्न मान लीजिए 12th हाउस में बैठ जाए, तो 12th हाउस में बैठ के सैटर्न व्यय करवाएगा, आपका खर्चा करवाएगा। तो इसका जो जो भी इफेक्ट है वो वहां जाएगा जहां पर सैटर्न बैठा हो, जिस हाउस में सैटर्न बैठता है, फोर्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का इफेक्ट। एक रूल और है, अगर चंद्रमा 1 4 7 10 और 11 केंद्रा हाउसेस, 1 4 7 10 और 1 11, अगर इसमें चंद्रमा बैठा हुआ है, तो फोर्थ हाउस में कोई भी प्लेनेट अगर बैठा होगा वो शुभ रिजल्ट ही देगा, वो खराब नहीं रिजल्ट देगा। ठीक है। 1 4 7 10 और 11 में अगर चंद्रमा है, तो फोर्थ हाउस में कोई भी प्लेनेट अगर बैठा है वो शुभ अपने रिजल्ट देगा, खराब नहीं होगा वो। ठीक है। यहां पर इस घर में शनि और मंगल यहां पर रिजल्ट खराब कर देते हैं, इस हाउस को अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। अगर शनि बैठा हो या मंगल बैठा हो, ये दोनों प्लैनेट खराब कर देते हैं रिजल्ट, इस हाउस के रिजल्ट।
जिसके भी सैटर्न और मंगल यहाँ पर बैठा है उसके घर की सुख शांति उड़ी हुई होगी, माँ की सेहत में प्रॉब्लम होगी, परेशानी आएगी, कैश लिक्विडिटी उसके पास नहीं रहेगी, पैसा कम रहेगा उसके पास। ठीक है। अगर चंद्रमा 1 4 7 10 में नहीं है, केंद्र हाउसेस में नहीं है, और फोर्थ हाउस खाली है, तब भी चंद्रमा अपने शुभ परिणाम देगा कहीं पे भी बैठा हो। चंद्रमा 1 4 7 10 में नहीं है और फोर्थ हाउस खाली है, फिर अगर चंद्रमा ट्वेल्थ हाउस में भी बैठा है ना, तब भी चंद्रमा अच्छे परिणाम देगा, खराब नहीं करेगा। सर चंद्रमा मेरे में थर्ड हाउस में बैठा है और फोर्थ हाउस में कोई नहीं बैठा है। हाँ, तो चंद्रमा फोर्थ थर्ड हाउस में बैठा है ना, हाँ। तो चंद्रमा थर्ड हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा आपको। अच्छा। चंद्रमा थर्ड हाउस का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, अच्छी पोजीशन पर बैठा हुआ है, फोर्थ हाउस में कोई नहीं है। ठीक। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस में जो राशि है वो सिंह राशि है। पक्का घर ये जुपिटर का है, गुरु का, और यहाँ के मालिक हैं सूर्य। और अगर किसी की कुंडली में सूर्य यहाँ पर खुद बैठे हुए हैं तो किस्मत जगाने वाले ग्रह हैं। सूर्य की यहाँ पर पोजीशन बहुत अच्छी मानी जाती है। सूर्य के साथ में जितने भी प्लेनेट यहाँ पर बैठे होंगे सबके रिजल्ट शानदार होंगे, चाहे उसके शत्रु प्लेनेट ही क्यों ना बैठे हो, चाहे शुक्र बैठा हो, चाहे राहु बैठा हो, चाहे सैटर्न बैठा हो, सारे ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। फिफ्थ हाउस में अगर सूर्य बैठा है तो साथ में सूर्य होना चाहिए। ठीक है। एक चीज और है, फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट सिक्स हाउस और टेंथ हाउस के प्लैनेट से हमेशा झगड़ा करेगा। अगर फिफ्थ हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, सिक्स हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, और टेंथ हाउस में भी कोई प्लैनेट बैठा है, तो कुंडली खराब हो गई मान लीजिए। सीधे सीधे आप उसको बोल दीजिए, जिंदगी में कुछ भी काम करोगे ना, सब बर्बाद हो जाएगा, सब बेकार जाएंगे काम। अगर सिक्स, 5 6 10 तीनों में प्लैनेट बैठे हैं, वो आदमी कभी सुखी हो ही नहीं सकता, परेशान रहेगा वो, किसी न किसी रूप में परेशान रहेगा, उन प्लैनेट के कारक तत्वों द्वारा परेशान रहेगा। 5 6 10 तीनों में प्लैनेट अगर, अगर 6 और 10 में प्लैनेट है और 5 में नहीं है, तब तो एक बार ठीक है, चल जाएगा, तो मतलब समझ जाएगा आदमी। लेकिन अगर 5 में भी प्लैनेट है तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर तीनों में कॉम्बिनेशन बन जाता है 5 6 10 का, तो फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर समस्या रहेगी, झगड़ा करेंगे ये तीनों आपस में। फिफ्थ हाउस का जो इफेक्ट है ना, वो थर्ड हाउस से जनरेट होता है, और इसकी निशानी जाती है 11th हाउस पे। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे एक एग्जाम्पल बताऊं मैं, जैसे मान लीजिए फिफ्थ हाउस में मान लीजिए जुपिटर बैठा है। ठीक है। फिफ्थ हाउस में जुपिटर बैठा है और केतु बैठा है मान लीजिए थर्ड हाउस में। ठीक है। और मून है मान लीजिए 11th हाउस में। अगर जुपिटर किसी भी रूप में खराब हो जाए, यहां पर अगर जुपिटर फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ जुपिटर किसी भी तरीके से खराब हो जाए, खराब कई कारण से हो सकता है। ठीक है। पितृ ऋण बन जाए, इसको टक्कर पड़े, या इसके घरों में दुश्मन शत्रु ग्रह बैठ जाए, जुपिटर खराब हो गया। ठीक है। अब जुपिटर मान लीजिए अगर यहां पर खराब है, तो पिता को कष्ट आएगा। जुपिटर पिता है, पिता को कष्ट आएगा। किसकी वजह से आएगा? बेटे की वजह से आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि थर्ड हाउस में केतु बैठा हुआ है। इफेक्ट इसका कहां जाएगा? मून पर जाएगा। कहां बैठा है मून? 11th हाउस में। हेल्थ और वेल्थ दोनों को खराब हो जाएगा, दोनों खराब कर देगा। सर एक सेकेंड, इसमें फिफ्थ थर्ड और इलेवेंथ हाउस को हम साथ में देखेंगे क्या? कि बिल्कुल। अगर फिफ्थ हाउस, ये तीनों का बिल्कुल। कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन। 3 5 11, ये जब भी फिफ्थ हाउस को हम देखेंगे तो तीसरे पे भी हमारी नजर होनी चाहिए, पांचवें पे भी हम्म। नजर होनी चाहिए और 11वें पे भी नजर होनी चाहिए। 3 5 11 का कॉम्बिनेशन बनेगा जब भी हम फिफ्थ हाउस का अध्ययन करेंगे। अगर तो थर्ड इन हाउस, तीनों में अच्छे प्लैनेट होने चाहिए। हाँ, अगर थर्ड हाउस में और फिफ्थ हाउस में अगर शत्रु प्लैनेट हैं, खराब प्लैनेट हैं, तो फिर फिफ्थ हाउस हमेशा इफेक्टेड रहेगा, फिफ्थ हाउस में प्रॉब्लम रहेगी। और इसका असर कहाँ जाएगा? 11th हाउस में। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए फिफ्थ हाउस में जुपिटर अगर अच्छा हुआ तो बच्चे अच्छे होंगे, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके जितने भी प्रेम संबंध बनेंगे वो बहुत ही जेन्युइन बनेंगे, उनको कोई पकड़ नहीं पाएगा, उस तरीके के खराब रिजल्ट नहीं देगा, बदनामी नहीं देगा, अगर फिफ्थ हाउस आपका अच्छा है। फिफ्थ हाउस में अगर राहु केतु शनि अगर बैठ जाते हैं तो फिर ये बुरी कंडीशन हो जाती है, बच्चे के ऊपर भी बुरा असर आएगा। और अगर कहीं यहाँ पर वीनस और राहु अगर आ जाता है तो फिर प्रेम संबंधों में खूब आपको उल्टा सीधा इधर उधर भगाएगा। तो फिफ्थ हाउस के रिजल्ट हम ऐसे देखेंगे। सिक्स हाउस में राशि है 6 नंबर, कन्या राशि। ठीक है। तो पक्का घर ये है केतु का, और मालिक घर है, ये मालिक जो है यहाँ के दो मालिक हैं, बुध और केतु। पक्का घर केतु का है। यहाँ पर उच्च के प्लैनेट माने जाते हैं बुध और राहु, और नीच के प्लैनेट यहाँ पर माने जाते हैं शुक्र और केतु। और अगर यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट है इस घर में तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट राहु की मानी जाती है। किस्मत जगाने वाला इसको बोलते हैं राहु की प्लेसमेंट यहाँ पर। ऐसे आदमियों के अंदर इतनी गजब की सोचने समझने की क्षमता होती है, ना ही उसका कोई शत्रु कुछ बिगाड़ पाते हैं। और सोच उसकी इतनी शार्प बुद्धि होती है कि वो कोई भी डिसीजन बहुत ही अच्छे लेवल से सोच के बहुत आसानी से ले लेता है। जीवन में समस्या ही नहीं आती उसको, अगर राहु उसका किसी का सिक्स हाउस में बैठा है बहुत सारी समस्याएं खत्म कर देता है राहु यहाँ पर बैठ के। अगर यहाँ पर कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा है, खराब प्लैनेट बैठा है, तो वो अपने जो इफेक्ट है ना वो अपनी एज में जरूर देगा वो। जैसे मान लीजिए सैटर्न बैठा है तो 36 से 39 साल के बीच में आपको बहुत ही निगेटिव इफेक्ट देगा। राहु बैठा है तो 42 साल की उम्र में आपको जरूर कुछ ना कुछ इफेक्ट देगा। केतु बैठा है तो 48 साल की उम्र में जरूर उल्टा सीधा इफेक्ट देगा, है? तो अपनी एज में यहाँ पर बैठे हुए प्लैनेट जो हैं वो इस तरीके की कंडीशन पैदा करते हैं कि आदमी को उससे संबंधित प्रॉब्लम आती ही आती है। जब भी हम सिक्स हाउस को प्लैनेट का हम विचार कर रहे होंगे तो हमको सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर देखना है, क्योंकि सेकंड हाउस से दृष्टि आती है सिक्स पर। तो अगर सिक्स हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट खराब कर दे रहा है तो सिक्स हाउस खराब हो गया, सिक्स हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट खराब हो गया। और आठवें को भी देखना होगा। आठ को क्यों देखना होगा? क्योंकि आठवें खाने से उल्टी दृष्टि जाती है सेकंड हाउस पर। अगर आठवें हाँ। खाने में बैठा हुआ प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को खराब कर रहा है, अब देखो, अगर 2 6 8 तीनों में प्लैनेट बैठे हुए हैं हाँ। और सेकंड आपस में शत्रु प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो फिर क्या क्या खराब हुआ? आपकी फैमिली खराब हुई, आपकी वेल्थ खराब हुई, आपका जो आप बीमार रह सकते हैं, आपको अचानक से पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। आठवें ने खराब किया सेकंड को और सेकंड ने खराब कर दिया थर्ड, दृष्टि से अगर तीनों में प्लैनेट है। ठीक है। अगर प्लैनेट मान लीजिए सिक्स में नहीं भी है, सिक्स में प्लैनेट मान लीजिए नहीं भी है और एर्थ में और सेकंड में प्लैनेट है, तब भी जो है ना सेकंड ने एट्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट ने सेकंड को खराब किया, और सेकंड की जो दृष्टि आएगी सिक्स पर
वो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डालेगी ना सिक्स के ऊपर। भाई शुरुआत में मैंने ये आपको बताया था ग्रामर क्लास में, जब किसी प्लेनेट के ऊपर दृष्टि पड़ेगी तो वो ऐसे मिल जाते हैं जैसे दूध में चीनी। इतना अच्छा संबंध, मतलब इस तरीके का संबंध बना लेते हैं। और अगर किसी प्लेनेट की दृष्टि किसी हाउस पर पड़ रही है तो ऐसे वो दृष्टि काम करेगी कि उस आदमी के जैसे लंगड़े को एक पैर का सहारा मिल जाए। प्लैनेट वो काम करेगा इंडिविजुअली खुद अपने कारक तत्वों का, लेकिन जो है वो सेकंड हाउस के जिस हाउस पर उसकी दृष्टि जा रही होगी उसके रिजल्ट में वो कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर डालेगा। ठीक है। तो सेकंड सिक्स में बैठने, सिक्स हाउस को जब भी हम देखेंगे तो हमारी नजर सेकंड हाउस में भी जानी चाहिए और एर्थ हाउस में भी जानी चाहिए। तो तीनों में ही कोई प्लेनेट नहीं है तो? तो कोई दिक्कत नहीं है फिर, तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। और सिक्स हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा होगा वो पांचवें हाउस से और टेंथ हाउस से झगड़ा करेगा, पांचवें घर में बैठे हुए प्लैनेट से और टेंथ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट से झगड़ा करेगा सिक्स हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट। अगर पांच, इसीलिए पांच छह दस में अगर तीनों में प्लैनेट बैठे होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जिंदगी में कभी काम सेट नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम रहती रहती है काम में। ठीक। और सिक्स हाउस में क्या, हाँ, अब जैसे मान लीजिए सेकंड हाउस में और ट्वेल्थ हाउस में प्लैनेट बैठे हुए हैं, ठीक है, और सिक्स हाउस मान लीजिए खाली है, तो सामने वाला उसका घर खाली है, तो सेकंड, दूसरा हाउस और ट्वेल्थ हाउस सोया हुआ माना जाएगा, फिर वो अपने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अगर मान लीजिए टेंथ हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है तब तो सेकंड हाउस वाला प्लेनेट काम कर रहा है। टेंथ हाउस में भी कोई प्लेनेट नहीं है और सिक्स हाउस में भी कोई प्लेनेट नहीं है, तब तो सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट किसी काम का नहीं है, तब तो वो सोया हुआ कहलाएगा। और अगर एर्थ हाउस में भी कोई प्लेनेट नहीं है तब तो सेकंड हाउस बिल्कुल मृत बैठा हुआ है, तब तो वो काम ही नहीं कर रहा है बिल्कुल, क्योंकि कहीं से भी वो नहीं जाग रहा है ना, क्योंकि टेंथ से भी नहीं जाग रहा है, एर्थ में भी कोई प्लेनेट नहीं है जो दृष्टि से वो सेकंड हाउस जाग जाता, और सिक्स में भी कोई नहीं है उसके सामने वाले हाउस में, तो सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लेनेट का कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। फिर वो सर वो अपनी, एट्थ वाला, हम्म, सॉरी, मैं कह रही हूँ एट्थ वाला जो बैठ के वो सेकंड को तो पूरा खराब ही कर देता है। हाँ खराब कर देता है, खराब कर देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि रिजल्ट पाने के लिए, जैसे मान लीजिए खराब तो कर रहा है तो वो फैमिली में संबंध खराब करेगा लेकिन पैसा तो देगा। अब जैसे मान लीजिए जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा है, ठीक हम्म। है, और उस कंडीशन में सैटर्न मान लीजिए एट्थ हाउस में बैठ जाए, ठीक है, हम्म। तो सैटर्न जो है अपनी वक्री दृष्टि से जुपिटर को देखेगा, तो हम्म। और चीजों को वो खराब कर सकता है, फैमिली में संबंध खराब कर सकता है या सेहत को डैमेज कर सकता है, लेकिन पैसे में अपार संभावनाएं देगा वो। अच्छा। ऐसा व्यक्ति ना मतलब जुपिटर का काम करके, चूंकि सैटर्न का उसको पुश मिल रहा है तो वो बहुत अच्छा हम्म। पैसा कमाता है। तो इसका मतलब पूरी तरीके से खराब नहीं करता है वो हाँ एट्थ वाला? पूरी तरीके, अब जैसे यहाँ पर मैंने बताया आपको कि वीनस अगर यहाँ पर बैठा होगा और एर्थ हाउस में अगर कोई प्लेनेट नहीं है तब प्रॉब्लम हम्म। है, तब प्रॉब्लम है। हम्म। अगर वीनस यहाँ पर है तब तो एर्थ हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट होना ही होना चाहिए, हम्म। है ना। सिक्स हाउस को, जैसे मान लीजिए सिक्स हाउस आपका ब्लैंक है, तो सिक्स हाउस को एक्टिवेट करने के लिए मामा परिवार की सेवा करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पहले अपने मामाओं के घर में रहते थे, और अधिकतर जो है लोग जो मामा के घर में रहते थे, अधिकतर आपने बच्चों को देखा होगा वो जीवन में सफल ही होते हैं।
क्योंकि वो सिक्स हाउस उनका बहुत स्ट्रांग काम करता है, जो अपने मामा के घर में रह के पलते हैं बढ़ते हैं। और सिक्स हाउस अगर आपका स्ट्रांग है तो आपकी नौकरी वगैरह, आपके पास पैसा अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी आ सकती है, जैसे मान लीजिए आपके 5वें और 10वें में प्लैनेट बैठे हैं, और कहीं आप अगर मामा के घर में रहना शुरू कर दिए, तब फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि फिर तो 5 और 6 और 10 तीनों को आपने आबाद कर दिया ना, छठवां भी आपने आबाद कर लिया। भाई छठवें घर में रह रहे हो आप, अभी तक तो ठीक था कि 6 में कोई नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपने जैसे ही अपने मामाओं के घर में रहना शुरू किया, या मामा को अपने घर में आपने रख लिया, मामा के साथ में रहना शुरू किया, तो आपने सिक्स हाउस को भी जगह लिया। तो 5 6 10 का कॉम्बिनेशन, फिर तो काम खराब हो गया, है ना। तो कॉम्बिनेशन के आधार पे भी हमको ये देखना पड़ता है कि हमारे लिए क्या सही है। काम खराब हो गया, अब उसको ठीक कर। क्या चीज? काम खराब हो गया, सिक्स हाउस में प्लेनेट नहीं है, मामा के यहाँ पे रह लिए। अब 5 6 10 का झगड़ा चल रहा है, तो उसको सेटल कैसे करना है अब? नहीं, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं सुन पाया। मतलब मामा मामा के यहाँ अगर आप रह रहे हैं तो? रहे, एक्टिवेट हो गया सिक्स हाउस, हाँ 5 6 10 का झगड़ा है, तो हाँ काम वगैरह में प्रॉब्लम आनी शुरू हो हाँ गई, हाँ सफलता अपनी को नहीं आई। हाँ, तो हम वहां पर बैठे हुए प्लेनेट को फिर हम इधर उधर हटाएंगे ना, उपायों के जरिए। जैसे कुछ को अगर किसी को हमको सेकंड हाउस मंदिर पहुंचाना होगा, तो उसको सेकंड हाउस में शिफ्ट करेंगे। इस तरीके से करेंगे ना, उसकी एनर्जी को डाइवर्ट करेंगे। वही तो लाल किताब के उपाय होते हैं। ठीक है। सिक्स हाउस में मरकरी अच्छा माना जाता है। अगर सिक्स हाउस में अगर मरकरी बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों का दिमाग बहुत ही शार्प होता है। वो बहुत अच्छी जो है ना, किसी भी चीज के बारे में अगर सोचते हैं, तो वो बहुत गहराई तक सोच पाते हैं, अगर किसी का मरकरी यहाँ पर होता है। ठीक है। और सिक्स हाउस में एक चीज और कहा गया है, जैसे अगर मान लीजिए सिक्स हाउस में अगर चंद्रमा हो, अगर चंद्रमा सिक्स हाउस में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को किसी को फ्री में पानी नहीं पिलाना चाहिए। जैसे पहले कहते थे, लाल किताब में लिखा है कि कुआं और तालाब नहीं खुदवाना चाहिए, तो आजकल के उसके हिसाब से किसी को पानी नहीं पिलाना चाहिए फ्री में, मतलब पानी की सेवा नहीं करनी चाहिए। अगर किसी का चंद्रमा सिक्स हाउस में बैठा हुआ है, उसको बैड रिजल्ट आएंगे। जैसे जैसे वो फ्री में पानी पिलाएगा, वैसी वैसी उसका पैसा उससे हाथ से निकलता चला जाएगा। तो सिक्स हाउस में अगर चंद्रमा हो, तो पानी आदि इन सब या सेवा भाव उतना ज्यादा नहीं रखना चाहिए। कि ऐसे लोगों को कहते नहीं, खेतों में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल वगैरह भी नहीं लगाना चाहिए, दूसरों को पानी भी नहीं देना चाहिए। नहीं तो उसके साथ में प्रॉब्लम आएगी, उसके पैसे में प्रॉब्लम रहेगी। और आगे हाउस करें कि यहीं तक रहने दें? यहीं तक है ना, रख दीजिए। यहीं तक रहने। हम्म। हम्म।